हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट का। और उसी का ये नेक्स्ट क्रम है जिसमें हम देखेंगे आज 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये RWA के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, दिया गया है कि नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई थी। ठीक है, इसमें से बताना है आपको भारत के कौन से भाग में लौह वस्तुएं देखी गई थी प्रारंभिक में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये देखा गया था दक्षिण भारत में। कहाँ पर देखा गया था? दक्षिण भारत में देखा गया था। ठीक है, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में अगर देखा जाए तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। प्राकृत भाषा था और ब्राह्मी लिपि था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। और अशोक के केवल 2 अभिलेख, जिसमें एक शहबाजगढ़ी का है और एक मानसेहरा का है, यहाँ की लिपि जो है क्या है? खरोष्टी है। तो ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासन काल में बनाई गई थी? इनमें से तो उस मस्जिद का नाम क्या है? तो उस मस्जिद का नाम है मोठ की मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये सिकंदर लोधी के शासन काल की अवधि जो थी वो कितना था? तो सिकंदर लोधी जो है 1489 में गद्दी पर बैठा था और 1517 तक रहा था। तो इसी के शासन काल में बनाया गया था, लगभग 1505 ईस्वी के आसपास ये जो लोठ मस्जिद है ये बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल इनमें से कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, भारतीय के हिसाब से भारतीय स्थल है। ठीक है, और इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर खुदाई के दौरान कांसा मिला, जल निकासी की प्रणाली देखी गई, मार्ग, बारिश के पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान यहाँ पे जो है प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के मैदान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक जो था वो था ईगल, गोल्डन ईगल था। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वंश का संस्थापक का नाम क्या है? दंत दुर्ग, दंत दुर्ग प्रथम। इसने जो है इस वंश की स्थापना की थी, किसका? राष्ट्रकूट वंश की। और एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में ही हुआ था। इनकी इस वंश की राजधानी का नाम क्या था? मान्यखेत। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मान्यखेत में हुआ करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रेस वर्नाकुलर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, प्रेस वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये पारित किया गया था 1878 ईस्वी। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, 1878 ईस्वी। ठीक है, और इस समय जो वायसराय था उसका नाम था लिटन। लिटन के कार्यकाल में जो है इसको पारित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था 1932 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। ठीक है, और इसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में हरिजनों के कल्याण के लिए गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया है? तो ये किया गया है आर्य समाज में। आर्य समाज आंसर बी हो जाएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। फिर इसके बाद 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा इसमें दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? और ऑप्शन इस तरीके से इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी घटना थी जो इसमें से है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो था, इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना। आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और खादी जैसे स्वदेशी उत्पादों को अपनाया था। तो बंगाल का विभाजन महत्वपूर्ण जो था कार्यक्रम ये हुआ था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवायदुल फवाद जिसकी रचना आमार हसन अल सिज्जी ने की है, इसमें किसकी बातचीत का विवरण मिलता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का वर्णन मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? इनमें से तांबे का अग्रणी उत्पादक इसमें से हो जाएगा सी पार्ट बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे तांबे, मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तांबे का मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे बालाघाट जिला जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? ठीक है, ITCZ क्या है ये बताना है। तो ये जो एक विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई बताना, हिमालय पे पड़ता है ये। तो कंचनजंगा शिखर जो है ये किस बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? इसमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। उपोष्ण उच्च दाब जो है ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, और इस दाब पेटी को अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स अक्षांश के रूप में जानते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो कि मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक अगर भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार तो अभी भी है, समानता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी में जो है 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया, न कि मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको भाग 12 में रख दिया गया। ठीक है, भाग 12 में रख दिया गया है। अनुच्छेद इसके लिए 300 का ए है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो संघ और राज्यों से बीच संबंध जो है वो किस भाग में है? तो वो है भाग 11 में। आंसर डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 10 में जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो दर्शाता है, भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित चीजें रखी गई हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, और उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम जो है 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक ये होने चाहिए, तभी वो नामांकन कर सकता है। अब उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित योग्यताएं क्या हो? तो सबसे पहले कि वो भारत का जो है क्या हो? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है,
इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अहरित हो, वो लाभ के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सभी जो है योग्यताएं हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? पंचायती राज व्यवस्था अगर देखा जाए तो 3 स्तरों में विभाजित है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत आ जाता है, पंचायत समिति आ जाता है और जिला परिषद आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? इसमें से तो वो है 7वीं अनुसूची। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ईज 2.0 बैंकिंग सुधार के बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया। किसको दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी और कौन से किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो वो समिति था नरसिम्हम समिति, ठीक है। क्या था? नरसिम्हम समिति, जो कि दिया गया नरसिम्हम समिति डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से? तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का डी पार्ट, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? इसमें से यहाँ पे बताना किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब उसमें सरकार जो है घाटे का बजट दिखाती है, चलाती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका इसमें से निभाई थी? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, मतलब 66-67 में शुरुआत हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत के में जाना जाता है। भारत में पहली बार जो है HYV बीजों का प्रयोग हुआ, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग हुआ और इन बीजों से गेहूं की फसल में अधिक सफलता मिली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्म की अहम भूमिका निभाई गई थी। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। तो संयोजी ऊतक यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हड्डी। हड्डी जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्ट करेक्ट है, ठीक है। दूध इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन होता है। तो दूध इनका जो है क्या होता है, अच्छा स्रोत होता है। इनसे जो है दूध को एक संतुलित आहार कहा जाता है। दूध जो खट्टा होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण, जो एक प्रोटीन होता है, इसके कारण होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए पॉइंट। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, जिससे हमें ये नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है इनमें से? तो देखिए, पीतल, टांका, कांसा, ये तीनों मिश्रित धातु, लेकिन चांदी मिश्रित धातु नहीं है। चांदी एक अलग धातु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। पीतल जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टांका जो है ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है टीन और शीशा का मिश्रण। कांसा जो होता है ये किसका होता है? तो तांबा और टीन मिला होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये बताना है। तो शीशा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उत्तोलक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दमयंती चित्र किसके द्वारा जो है बनाया गया था? ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। दमयंती चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें से चित्रकार के नाम दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, राजा रवि वर्मा ने बनाया था। तो आंसर क्या है इसका? ए पार्ट राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? ठीक है, प्रभा अत्रे जो है किस घराने से संबंधित है?
तो प्रभा अत्रे जो है किराना घराना से संबंधित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है, किराना घराना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये भगोरिया सांस्कृतिक जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। गोलकुंडा का किला जो है किस शासन के दौरान, इसमें से कौन सा राजवंश उस समय शासन कर रहा था, तो वो था काकतीय। काकतीय राजवंश के शासन के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया। इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये अभी वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग पुजारी एकत्रित होते थे, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह में जो कि कंदरिया महादेव मंदिर में है, तो वहां पे सिर्फ राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी इकट्ठा होते थे, ठीक है। खजुराहो का ये महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है, तो ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। आंसर यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। कब किया गया था, 1919 में किया गया था। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत किस संगठन के द्वारा शुरुआत हुआ, उस संगठन का हमें नाम बताना है, तो उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। क्या नाम है, विश्व आर्थिक मंच। की स्थापना कब हुई, ये भी याद रखिएगा, 1971 में हुआ, ठीक है, 1971 में हुआ। और ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसकी स्थापना की गई, तो जिनेवा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस वर्ष किस दिन मनाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 जून को। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 29 जून, ठीक है। 29 जून को क्या होता है, तो पीसी महालनोबिस की जयंती होता है, तो उन्हीं के रूप में ये विश्व सांख्यिकी दिवस हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो उस उपग्रह का नाम था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, ठीक है। ये आर्यभट्ट था, 1975 में इसको प्रक्षेपण किया गया था, तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर हुए, तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 1951 में नई दिल्ली भारत में, तो यहाँ पे सी आंसर इसके लिए सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 21वां एशियाई खेल जो है यही कहाँ खेला जाएगा, तो दोहा, कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा, और ये 21वां एशियाई खेल 2030 में खेला जाएगा, ठीक है। 2026 में 20वां जो है एशियाई खेल 2026 वाला, ये कहाँ खेला जाएगा, तो ये हो जाएगा आईची नागोया। नागोया कहाँ पड़ता है, जापान में, तो जापान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया इनमें से, तो वो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूस बैंक ने भारत में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है, तो भारत में ये हुआ है 5113 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा, ठीक है। अभी ये करंट अफेयर से क्वेश्चन चल रहा है। करंट अफेयर का मैं अलग से वीडियो 2 वीडियो आ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बना है, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, कौन बने हैं, तो 43 का आंसर क्या है, सी पार्ट हो जाएगा, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। मलयालम लेखक थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो उनका नाम क्या है इनमें से, तो वो थे एम.टी. वासुदेवन नायर, ठीक है, एम.टी. वासुदेवन नायर। आंसर ए पार्ट राइट है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता ने अपने कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है? ठीक है, तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सी भारतीय लेखिका को मिला है जो अपने कन्नड़ लघु कथा संग्रह, क्या नाम है, हार्ट लैंप, उनके लिए प्रदान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। उनका नाम है बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। यहाँ पर आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। एसबीआई ने एसबीआई इनोवेशन जीसी किस फिनटेक इवेंट में लॉन्च किया? ठीक है, इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 46 में आंसर क्या है? इसका आंसर है सी पार्ट, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक मंच में अपनी छाप छोड़ी है? तो उस निशानेबाज का नाम क्या है जो कि अभी जर्मनी में आयोजित हुआ हाल ही में? तो उनका नाम है कनक बुधवार। क्या नाम है? कनक बुधवार। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्पेस एक्स फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। तो आंसर क्या है इसके लिए? जो है सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, कर्नाटक सरकार ने किस दिन को कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस घोषित किया? ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस कर्नाटक सरकार के द्वारा किस दिन को घोषित किया गया है? यहाँ पे आंसर बताना क्या हो जाएगा? ठीक है, 49 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 26 दिसंबर को घोषित किया है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है कब मनाया गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50 का सी पार्ट, 27 दिसंबर को यह मनाया गया है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन हिंदी से है, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद इसमें से हो जाएगा आ प्लस भिन्न। क्या हो जाएगा? आ प्लस भिन्न। ए पार्ट इसके लिए राइट है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्थानापन्न। क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहेंगे। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। यदा कदा, यदा कदा का अर्थ क्या होता है? यदा कदा का अर्थ होता है जब कब। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जब कब। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना। तो ये इस मुहावरे का मतलब है नौकरी करना आसान काम नहीं है। ठीक है, नौकरी करना आसान काम नहीं है। अक्षय वट के रचनाकार का नाम बताना है। अक्षय वट पुस्तक किसने लिखा हुआ है? तो ये लिखा गया है प्रभा खेतान के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन गद्यांश है। गद्यांश को पढ़िएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। ठीक है, तो ये गद्यांश है। गद्यांश पढ़ लिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रेम की भाषा क्या है? तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरण्य जो है का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरण्य मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है इसका अर्थ? जंगल होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, यत्न से आशय, यत्न का क्या अर्थ है? यत्न का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ हो जाता है जो है प्रयास। ठीक है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो पूरा गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और गद्यांश की उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इनमें से? तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको निकलेगा इसका शीर्षक सच्चा आचरण। क्या निकलेगा? सच्चा आचरण। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब अगला ये भी गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़िएगा। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। इस तरीके से गद्यांश है, सर गद्यांश पढ़ लीजिएगा इस तरीके से। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होती? इनमें से तो वो होती हैं सतही पुस्तकें। ठीक है, गद्यांश के अनुसार कौन सी हो जाएगा? सतही पुस्तकें। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तकालय के ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है। किसके ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है पुस्तकालय? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जन सामान्य के। ठीक है, गद्यांश के अनुसार आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता इसमें से नहीं है? गद्यांश के अनुसार बताना है। तो इसमें से दिया गया है कि इस तरीके से कौन सी इसमें से पुस्तक की विशेषता नहीं होगी? तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पर आंसर क्या है? डी ऑप्शन, अमंगलकारी। इसकी विशेषता नहीं होती, बाकी बहुमूल्य होता है पुस्तक, ज्ञानवर्धक होती है, मनोरंजक होती है, बाकी सभी होते हैं कि अमंगलकारी नहीं होती पुस्तक। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। पुस्तकालयों की आवश्यकता क्यों होती है बताना है। ठीक है, क्योंकि गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए
पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है। आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है क्यों? पुस्तकालय क्यों वरदान है ये बताना है। तो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्हें अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए पुस्तकालय क्या है, इनके लिए वरदान है। तो आंसर इसके लिए ए पार्ट राइट है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करिएगा। इसका मैं जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको देख कर अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।